डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए आज मैं लेके आया हूँ BSTC फर्स्ट ईयर का 5वां पेपर हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता। चौथा 5वां पेपर है हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता। इसकी यूनिट 4 12 नंबर की है, इम्पोर्टेंट यूनिट है। इसका नाम है पढ़ना सीखना। पढ़ना सीखना। देखिए स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सारे क्वेश्चंस मैंने बहुत शॉर्ट करके सरल तरीके से आपको समझाए हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। इसमें पहला क्वेश्चन बन सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पठन से तात्पर्य व पठन क्रिया के घटक और इसके आधारभूत तत्व लिखो। 3 क्वेश्चन मैंने इसको एक साथ सम्मिलित कर दिए हैं। पठन से तात्पर्य, पठन क्रिया के घटक और पठन के आधारभूत तत्व। 3 क्वेश्चन अपन एक साथ पठन वाले कर रहे हैं, क्योंकि पठन वाला ही अपना पाठ है ना। कि पढ़ना वैसे समझते हो आप, पढ़ने को है ना, किसी लिखित या मुद्रित पाठ्य वस्तु है ना, लिखी हुई या मुद्रित टाइप की हुई पाठ्य पुस्तक को देखकर उसके भाव या आशय समझना ही पठन है। एक लाइन में आप इसको याद कर लेना। किसी लिखित या मुद्रित पाठ्य वस्तु को देखकर, बालक किसी लिखित या मुद्रित पाठ्य वस्तु को देखकर उसके भाव को और उसके आशय को यदि समझ जाता है, वही पठन है ना। देखता है और उसके भाव और आशय को समझ जाता है। पठन शिक्षण। पठन ऐसी प्रक्रिया है जिसे बालक सीखकर ही प्राप्त करता है ना। सीखता पहले, सीखने के बाद पढ़ता है। क्रमबद्ध विधि पूर्वक बालक को पठन करने का अभ्यास देना पठन शिक्षण कहलाता है। बालक को वर्णमाला सिखाना, बालक को वर्णमाला सिखाना, लिखित सामग्री का वाचन कराना सिखाना और पठित पाठ का अर्थ ग्रहण करना है ना, ये पठन शिक्षण होता है। अब है पठन क्रिया के घटक। पठन क्रिया के घटक। पहला देखो घटक है ना, यानी कि पठन क्रिया में कौन कौन सी कैसे कैसे घटक काम आते हैं। दृष्टि पटल का विस्तार। बालक की दृष्टि वर्ण तक सीमित रहती है और एक वर्ण से दूसरे वर्ण पर जाता है, वही दृष्टि पटल का उसका विस्तार होना चाहिए। उसकी जो देखने की जो दृष्टि पटल है उसका विस्तार होना चाहिए कि वो आगे से आगे वर्णों को देखे। शब्द बिंब से अर्थ ग्रहण की अनुमान मूलक योग्यता बालक में होनी चाहिए। तीव्र गति है ना, गतिपूर्वक पढ़ना आना चाहिए बच्चे को। चौथा, तत्काल निर्णय और निष्कर्ष की क्षमता आनी चाहिए। इसमें अर्थ ग्रहण तत्काल होना चाहिए, याद कर लेना। अब आता है पठन क्रिया के आधारभूत तत्व। कौन कौन से तत्व हैं जो पठन क्रिया में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। पहला, आसन व मुद्रा, यानी कि बालक की पढ़ने के समय आसन और मुद्रा का विशेष रोल होता है। यदि बालक बिस्तरों में सोते सोते पढ़ेगा तो वो पठन क्रिया उसकी प्रभावित होगी। तो बालक की आसन और मुद्रा पढ़ने के समय संयत और सौम्य मुद्रा होनी चाहिए बालक की। दूसरा, वाक यंत्र से संबंधित है ना। वाक यंत्र का मतलब बोलने का। मंद स्वर और जोर से बोलने पर उसका ध्यान होना चाहिए। तीसरा, विराम और दृष्टि केंद्र होना चाहिए। विराम कहाँ रुकना है उस पर दृष्टि होनी चाहिए कि बालक कहाँ रुकना चाहिए। बालक को कोमा, खड़ी पई वहाँ पे रुकना है। ये एक पठन क्रिया का आधारभूत तत्व है, विराम चिन्ह की जगह रुकना। लय, शब्द को खंड करके पढ़े तो पठन लय में बाधा पड़ती है।
यदि किसी शब्द को खंड करके पढ़े तो वो बाधा पड़ती है। पांचवा आता है गति, इसका प्रभाव अर्थ ग्रहण पर पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में पठन के महत्व को समझाइए। भाषा शिक्षण में पठन के महत्व को समझाइए, है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई भाषा शिक्षण में पठन का क्या महत्व है ना। पठन का महत्व बहुत है। यह भाषा का महत्वपूर्ण कौशल है ना। 4 कौशल होते हैं ना, LSRW, है ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग है। तो ये भाषा का सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। विचारों का ग्रहण करना, उसका विश्लेषण करना और उसका विवेचन करने में पठन का विशेष योगदान है। पहला, जनतंत्र की सफलता का उपकरण है। समाचार पत्र व पत्रिकाओं को पढ़कर हम देश व समाज की जानकारी व समस्याओं से परिचित होते हैं कि देश में, हमारे देश में क्या क्या समस्याएं चल रही है। इसका ज्ञान हम अखबारों में और पत्रिकाओं में पढ़कर करते हैं, है ना। इसलिए पाठन का ये महत्व है कि जनतंत्र की सफलता का उपकरण है। यदि हमारे देश के नागरिकों को पढ़ना नहीं आएगा तो बहुत सी समस्याओं से हमें ध्यान नहीं रहेगा कौन से हमारे देश में समस्याएं चल रही है और उसकी जानकारी भी नहीं होगी। दूसरा, व्यक्तिगत व सामाजिक समायोजन से संबंध। भाषा शिक्षण में पठन व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन का भी संबंध दर्शाता है। हाँ, खुद के व्यक्तिगत और समाज के प्रति संबंध। पठन शिक्षा का पर्याय है। पठन क्या है? शिक्षा का पर्याय है। हमारे समाज में ऐसी बात फैली हुई है कि जो बच्चा पढ़ा लिखा है डायरेक्ट यही पूछते हैं कि भाई कहाँ तक पढ़े लिखे हो, यानी कि पठन शिक्षा का एक अभिप्राय है, पर्याय माना गया है। चौथा, सभी अन्य विषयों में उपलब्धि का साधन है। तो हम ये कह सकते हैं कि पठन एक उद्देश्य सहित, है ना, सार्थक तथा चिंतन प्रधान क्रिया है। पठन क्या है? इस लाइन को आप पूरी याद कर लेना। पठन एक सोद्देश्य, सार्थक और चिंतन प्रधान क्रिया है। पाठक लिखित, पढ़ने वाला क्या करता है? पाठक लिखित या छपी हुई शब्दावली का उच्चारण करने के साथ ही उसका अर्थ ग्रहण करता है, उसका मीनिंग ग्रहण करता है तथा उसका मूल्यांकन भी करता है। अर्थ ग्रहण भी करता है और क्या करता है? मूल्यांकन करता है। ये पठन का महत्व हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन आता है, पठन किसे कहते हैं? सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। पठन कितने प्रकार के होते हैं? पठन किसे कहते हैं? क्वेश्चन पहले बता दिया जा चुका है। अब आता है पठन कितने प्रकार के हो सकते हैं? स्वस्वर और मौन पठन, सस्वर पठन। पठन क्रिया में बालक पहले सस्वर पठन करता है। मौन में सस्वर पाठन का अभ्यास हो जाने पर वह धीरे धीरे मौन पठन की ओर बढ़ता है। और भी आप इसमें लिख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, पठन शिक्षण की विधियों का उल्लेख कीजिए। पठन शिक्षण किस किस विधि से, किन किन विधियों से हो सकता है, इसका वर्णन कीजिए। पहली विधि देखो, अच्छी तरह से याद हो जाएगी। वर्ण है ना, अक्षर, वर्ण विधि। अक्षरों से मिलता है शब्द विधि, और शब्दों से मिलता है वाक्य, यानी वाक्य विधि। वर्ण विधि, शब्द विधि, वाक्य विधि। वर्ण विधि में क्या है? एक एक वर्ण की ध्वनि का उच्चारण सिखाया जाता है। एक एक वर्ण की ध्वनि का उच्चारण करना बालक को सिखाया जाता है वर्ण विधि के अंतर्गत। और ये क्या है? ये अपने जो पहली क्लास के बच्चे होते हैं उनको स्टार्टिंग में यही सिखाते हैं। राम, रा मैं आया, फिर इसको जॉइंट करके सिखाते हैं। फिर आती है शब्द विधि। वर्ण पर ध्यान न देकर
छोटे छोटे शब्दों का उच्चारण कराना। वर्ण पर ध्यान न देकर छोटे छोटे शब्दों का उच्चारण कराना। जैसे राम ये पूरा शब्द हो गया, श्याम पूरा शब्द हो गया, नाम ये एक शब्द हो गया। इसका प्रत्यभिज्ञान कराना और ध्वनि से। अब आती वाक्य विधि। वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, वह सरल एवं सार्थक होने चाहिए। जैसे पूरा वाक्य है जल भर कर आ। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ लेना। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। पठन के स्तरों की विवेचना कीजिए। यानी पठन कौन कौन से स्तर से होकर गुजरता है। पठन के भी चरण होते हैं, स्तर होते हैं। नंबर 1, बालक क्या करता है, सबसे पहले चित्र पठन करता है। बालक को सबसे पहले जब वो प्रथम क्लास में एडमिशन लेता है तो उसे चित्रमाला दिखाई जाती है, उसको चित्र दिखाए जाते हैं। जैसे संगठन में शक्ति है तो उसका एक चित्र लाएंगे, हैं पक्षियों का वो जाल करके एक साथ उड़ते हुए का चित्र बताएंगे, यानी कि चित्र पठन। आप याद कर लेना, सीखने का पहला स्तर चित्रों से सीखता है बालक। सर्वप्रथम बालक को रंगीन चित्र दिखाए जाते हैं जिनको बालक अपने आसपास देखता है। ऐसे चित्र दिखाए जाते हैं जिसको बालक खुद समझता है, देखता है। चित्र को देखकर अर्थ और आशय ग्रहण करने की योग्यता बालक विकसित करता है। यही चित्र पठन है। जैसे राखी का त्यौहार का चित्र दिखाएंगे जिसमें बहन भाई राखी बांधते हुए उसका रंगीन चित्र होगा। दूसरा, चित्र देखने के बाद बच्चे को समझ में आने लग गया तो धीरे धीरे शब्द पठन कराएंगे। यानी पठन शिक्षण में बालक चित्र पठन के बाद शब्द पठन की ओर बढ़ता है। चित्र पठन के बाद शब्द पठन की ओर बढ़ता है। इसमें शब्द की पहचान, नोट कर लेना, शब्द पठन में नाम से स्पष्ट है, शब्द की पहचान करने लग जाता है बालक। उसके उच्चारण और अर्थ को भी जानने लग जाता है। अब आता है शब्दों से फिर शाब्दिक पठन आता है। शब्द पठन से आगे का स्तर शाब्दिक पठन है। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का उच्चारण करके उन शब्दों के आधार पर वाक्यों का अर्थ समझ लेना। यह भी आ सकता है कि शब्द पठन और शाब्दिक पठन में क्या अंतर है। तो शब्द पठन जिसमें बालक क्या करता है, शब्द की पहचान करना सीख जाता है, उसका उच्चारण करना सीख जाता है और उसके अर्थ को समझने लग जाता है। शाब्दिक पठन में क्या होता है, शाब्दिक पठन में वाक्यों में जो प्रयुक्त शब्द हैं उनका उच्चारण करना सीख जाता है बालक। शब्दों के आधार पर वाक्यों का अर्थ समझ लेता है। यही शाब्दिक पठन है। इसे मौन पठन भी कहते हैं। जैसे मौन पठन कैसे, ये शाब्दिक पठन के जैसे अपन बस में सफ़र करते हैं तो वहाँ लिखा होता है धूम्रपान नहीं करें, धूम्रपान न करें, हैं। तो क्या होता है, यात्री अपने मन में पढ़कर उस कार्य को कर लेता है कि भाई धूम्रपान नहीं करना है। यही शाब्दिक पठन है। बालक का तीसरा स्तर शाब्दिक पठन। चौथा स्तर चिंतनात्मक पठन। जब बालक जिस पठन से वाक्य का विशेष अर्थ समझ में आए, है ना, और कारण कार्य का भाव स्पष्ट हो जाए, कारण और कार्य का, तो वह चिंतनात्मक पठन होगा। यानी वाक्य का विशेष अर्थ समझ में आ जाए बालक को और कारण कार्य का भाव भी स्पष्ट हो जाए तो चिंतनात्मक पठन हो गया। लास्ट में आता है सृजनात्मक पठन। सृजनात्मक पठन, पठन का अंतिम अवसर, अंतिम स्तर, ये पठन का अंतिम स्तर होता है। सृजन का अर्थ रचना। इसमें बालक के ज्ञान का विस्तार हो जाता है। जैसे किसी अपूर्ण कहानी को बालक यदि पूर्ण करने लग जाता है तो समझ लीजिए कि उस बालक की सृजनात्मक शक्ति बड़ी है। अब छठा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, पठन कौशल का मूल्यांकन कैसे करें। पठन कौशल का मूल्यांकन कैसे करें। पहला, अनुकरण वाचन द्वारा। किसी भी पठन, जो कोई किसी भी कौशल है जिसमें पठन कौशल अपन पढ़ रहे हैं, पठन कौशल का अपन मूल्यांकन कैसे करें बालक का। तो अनुकरण वाचन, इसमें बालक के वाचन की गति की स्पष्टता देखी जाती है, शुद्धता देखी जाती है कि बालक का जो अनुकरण वाचन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। विराम चिन्हों का, स्वराघात का, हाव भाव को सही तरीके से बच्चा प्रकट कर रहा कि नहीं कर रहा है।
है ना। तो ये अनुकरण वाचन द्वारा हम पठन कौशल का मूल्यांकन कर सकते हैं। नंबर 2, कविता पठन द्वारा। आरोह कविता पठन में क्या होता है, लय यति गति, है ना, लय यति गति आरोह अवरोह का जांच करके कि ये बालक यदि आरोह अवरोह के साथ कविता बोल रहा है, यति गति के साथ बोल रहा है, इसका मतलब इसका मूल्यांकन उसमें किया जाता है। मौन पठन के द्वारा, मौन पठन के बाद बालक से उत्तर प्राप्त करना और उससे मूल्यांकन बच्चे का कितना सीख रहा है बालक, है ना। मूल्यांकन का मतलब हो गया अपन ने जो कुछ पढ़ाया बालक को, जो कुछ सिखाया वो कितना समझ पाया, इसे कहते हैं मूल्यांकन। अब प्रतियोगिता आयोजन करके भी कर सकते हैं। कोई भी निबंध प्रतियोगिता है, ऐसी कोई प्रतियोगिता जिससे बालक का मूल्यांकन किया जा सके। एक आता है सहायक पुस्तक द्वारा। सहायक पुस्तक द्वारा भी हम जैसे किसी लाइब्रेरी किताब से, किसी से, उससे भी मूल्यांकन किया जा सकता है। 7वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वाचन की विधियाँ। पठन वाचन, है ना, इसकी जो विधि है, पद्धतियाँ हैं। अक्षर बोध विधि, ये बहुत प्राचीन परंपरा, बहुत प्राचीन विधि है। इसमें सबसे पहले अक्षरों का ज्ञान देते हैं, है ना, सिखाते हैं। अक्षर बोध, अक्षरों का बोध करके सिखाते हैं, ये बोध विधि है। देखो और कहो, है ना, बच्चे, अध्यापक पहले चित्र को दिखाता है और फिर उसको बच्चों को बोलेगा कि भाई आप को क्या दिखाई दे रहा है ना। ये एक वाचन की विधि होगी, बच्चों से बुलवाना। ध्वनि साम्य विधि, है ना, समान ध्वनि वाले शब्दों का प्रयोग करना, हल, चल, है ना, पल, इस तरीके से। अनुकरण विधि, टीचर बोलेगा उसका वाचन बच्चे करेंगे, अनुकरण करेंगे। भाषा शिक्षण यंत्र विधि, भाषा शिक्षण यंत्र विधि, सामूहिक पठन विधि, साहचर्य विधि, है ना, ऐसे ऐसे अलग अलग समूह में बांट करके साथ साथ में वाक्य शिक्षण विधि, कहानी के द्वारा, ये सारी शिक्षण की विधियां हैं। देखिए मित्रों, आपका ये यूनिट यहीं ख़त्म करता हूँ। अभी लगभग रात की 11 बज रही है और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। बहुत मेहनत मैं कर रहा हूँ, आप लोग भी खूब मेहनत करें, अच्छे अंकों से पास हों। और मैं यही चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे अंक लाएं, दिन रात मेहनत करें आप लोग। आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक है और आपको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।